नमस्कार साथियों, पार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले समझते हैं, अगर मैंने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न के साथ साथ उस प्रश्न से संबंधित जितने भी तथ्य बनते हैं उन सभी तथ्यों को मैं आपके समक्ष रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। पहले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। चंद्रखानी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है कुल्लू, चंबा, किन्नौर और सिरमौर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुल्लू। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं चंद्रखेरनी दर्रा को, ये कुल्लू में स्थित है और इसकी ऊंचाई 3600 मीटर है। कितनी है? 3600 मीटर। अब ध्यान देना है, जो चंद्रखेरनी दर्रा है ना जी, इसके लिए रास्ता जाता है मलाना होकर। कहाँ से जाता है? मलाना होकर। जी हाँ, मैं उसी मलाना की बात कर रहा हूँ जहाँ का लोकतंत्र भारत का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। जी हाँ, मैं उसी मलाना की बात कर रहा हूँ जहाँ के लोग अपने आप को सिकंदर के वंशज मानते हैं। जी हाँ, मैं उसी मलाना की बात कर रहा हूँ जहाँ पर जमलू देवते का मंदिर है और यहाँ पर जमलू देवते को खुश करने के लिए चांदी का घोड़ा चढ़ाया जाता है। जी हाँ, मैं उसी मलाने की बात कर रहा हूँ जहाँ से मलाना नदी निकलती है। जी हाँ, मैं उसी मलाना की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मलाना नाम के हाइड्रो प्रोजेक्ट है और जिसकी 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज की जो कैपेसिटी है वो 60 मेगावाट है, दूसरी स्टेज की जो कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट है। तो आपने याद रखना है, इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो एवरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो मलाना हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये मलाना नदी पर बने हैं। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ बात करते हैं कुल्लू में और कौन कौन सी दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे इस एग्जाम में पूछा चंद्रखेरनी दर्रा, ठीक है ना, या चंद्रखानी दर्रा, ठीक है। हो सकता है अगले एग्जाम में आपको पूछे जलोड़ी दर्रा। तो ध्यान दीजिएगा, जो जलोड़ी दर्रा है वो इनर सिराज और आउटर सिराज को अलग करने वाली दर्रा है जिसकी ऊंचाई 3132 मीटर है। सीधा सीधा आप दिमाग में रखिए, 31-32 आपने याद रखना है, ठीक है ना। इसके साथ बात करते हैं रोहतांग दर्रा की। जो रोहतांग दर्रा है ये भी कुल्लू में स्थित है, जो आपके कुल्लू और लाहौल को अलग करती है और इसकी ऊंचाई अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपने उत्तर देना है 3978 मीटर। इसके साथ बात करते हैं हामटा दर्रा की। जो हामटा दर्रा है, हामटा दर्रा कुल्लू और लाहौल को अलग करता है। इसकी ऊंचाई भी अक्सर पूछी जाती है, 4336 मीटर। इसके साथ बात करते हैं पिन पार्वती दर्रा की। जो पिन पार्वती दर्रा है ये कुल्लू की सबसे ऊंची दर्रा है। ध्यान दीजिएगा, कुल्लू की सबसे ऊंची दर्रा कौन सी है? पिन पार्वती दर्रा, जिसकी ऊंचाई 5119 मीटर आंकी गई है। और जब हम इन सभी दर्रों को देखते हैं तो हम तेंतु दर्रा को कैसे भूल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो तेंतु दर्रा है ये कुल्लू और कांगड़ा के बीच की दर्रा है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, एक एक अक्षर लिखते चलिए और आपको लास्ट में कितना कुछ मिलेगा आप खुद महसूस करेंगे। मज़ा आ गया। अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं, बात करते हैं जोगनी झरने की। ध्यान दीजिएगा, जो जोगनी झरना है, ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं, मनाली, मंडी और समरहिल, अंत में सुंदरनगर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मनाली। ध्यान दीजिएगा, जो जोगनी झरना है ये मनाली में स्थित है और इसके साथ साथ हमें यह पता होना चाहिए, जब आप जोगनी झरने को याद करते हैं तो उस स्थिति में आपको 3 झरने इंस्टेंट याद आने चाहिए। नंबर 1 आपका हो गया जोगनी झरना, नंबर 2 आपका हो गया है कौन सा? रहेला झरना, रहेला झरना, नंबर 3 अंजनी महादेव झरना, अंजनी महादेव झरना याद करना, ठीक है ना। और नंबर 4 जाना झरना। कौन सा? जाना झरना। ध्यान दीजिएगा, जो आपका जोगनी झरना है, रेला झरना है और अंजनी महादेव झरना है, ये तीनों झरने आपके मनाली में स्थित हैं। जो जाना झरना है ये आपका नगर में स्थित है। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए।
आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुप्त गंगा झरना हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना रियासती राज्य निम्न में से कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है त्रिगर्त, कुल्लू, हिंडूर और सुकेत। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए त्रिगर्त। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन समय में कांगड़ा को त्रिगर्त के नाम से जानते थे और कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से बनता है कि त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसने की थी? तो आपने उत्तर देना है भूमिचंद ने। इसी पीढ़ी का एक राजा था, सीधा सा मतलब है जो त्रिगर्त रियासत है, त्रिगर्त रियासत के एक राजा था जिसका नाम था सुशर्मा चंद। जो सुशर्मा चंद है इसने कांगड़ा या बोले तो त्रिगर्त की राजधानी को नगरकोट बनाया था। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो सुशर्मा चंद था ये वो एकमात्र राजा था हिमाचल प्रदेश का जिसने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं ऑप्शन बी की, जो ऑप्शन बी कुल्लू हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत कुल्लू है जिसकी स्थापना वहिंगम मणिपाल ने की थी। इसके साथ ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, बात करते हैं हिंडूर। हिंडूर को वर्तमान में नालागढ़ के नाम से जानते हैं और हिंडूर रियासत की स्थापना अजय चंद ने की थी। इसके साथ बात करते हैं ऑप्शन डी सुकेत की। सुकेत रियासत की स्थापना 765 ईस्वी में वीर सेन द्वारा की गई। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में अवगत होना चाहिए। एग्जाम की दृष्टिकोण से सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। किन्नौर का प्रथम राजा कौन माना जाता है? परीक्षित, प्रद्युम्न, पिपरू और अर्जुनय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रद्युम्न। जी हाँ, ये वही प्रद्युम्न है जो श्री कृष्ण के पुत्र हैं और श्री कृष्ण के जो पौत्र हैं उनका नाम था अनिरुद्ध। क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने शोणितपुर के राजा बाणासुर की पुत्री उषा के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा था और इस प्रस्ताव का पता बाणासुर को पता चला और बाणासुर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने के बाद बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना दिया गया। तो प्रद्युम्न और श्री कृष्ण मथुरा में बैठे हुए थे तो उनको दिव्य शक्ति से पता चलता है कि जो अनिरुद्ध है उसको बंदी बना दिया गया। तो उस स्थिति में वो मथुरा से शोणितपुर आते हैं। शोणितपुर सीधा मतलब है सरान आ जाते हैं और अनिरुद्ध की ये हालत देखकर श्री कृष्ण को गुस्सा आता है और बाण असुर के मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद जो प्रद्युम्न यहाँ आते हैं वही बुशेर रियासत की स्थापना करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बुशेर रियासत की स्थापना के बाद वो कामरू को अपनी राजधानी बनाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जो किन्नौर का राजा किसे माना जाता है? तब भी उत्तर देना है प्रद्युम्न। अगर पूछे कि बुशेर का पहला राजा तब भी आपने उत्तर देना है प्रद्युम्न, क्योंकि किन्नौर बुशेर रियासत के अंतर्गत आता था। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो बुशेर रियासत है मुख्य तौर पर इसकी कितनी राजधानियां रही है? तो आपने उत्तर देना है 3 राजधानियां। पहली राजधानी कामरू जिसको प्रद्युम्न ने बनाया था। कामरू से राजधानी को शिफ्ट किया गया सराहन, यह किया गया चतर सिंह के द्वारा और अंत में सराहन से राजधानी बनाई गई रामपुर। ये राजा राम सिंह के द्वारा रामपुर राजधानी बनाई गई थी और रामपुर का जो नामकरण हुआ है ये भी राजा राम सिंह के नाम पर हुआ है। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हिंडूर के शासक वंश का संस्थापक कौन था? आपके पास ऑप्शन है जसकरण चंद, अहल चंद, कहल चंद और अजीत चंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अजीत चंद। कुछ एस्पिरेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब कई सोच रहे होंगे इसका उत्तर तो अजय चंद आना चाहिए था। अजय चंद तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अजीत चंद है इसी को ही अजय चंद के नाम से जानते थे। इसने कैलूर रियासत की स्थापना 11वीं शताब्दी में की थी और जो ये आपका अजय चंद है ये कहल चंद का बड़ा बेटा था। अब आप सोच रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में हिंडूर किसे कहते हैं? हिंडूर रियासत जिसको हम वर्तमान में नालागढ़ के नाम से जानते हैं और जो ये अजय चंद था या अजीत चंद था ये आपका बिलासपुर का राजा था। इसके बारे में हमें इतना पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। बिलासपुर के रंगमहल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? आपके पास ऑप्शन है हरिचंद, कबीरचंद, सुहागचंद और विजयचंद। इसका सही उत्तर होगा विजयचंद। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जो रंगमहल
का किला है, वास्तव में ध्यान दीजिएगा ये किला है, ये कहाँ पर है, बिलासपुर में है। इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो विजय चंद है इसको अंग्रेज़ों ने अनेक उपाधियों से सम्मानित किया था, क्योंकि इसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अब समझते हैं वो कौन कौन सी उपाधियाँ थी। KCIE, कौन सी उपाधि कहा मैंने, KCIE, ये अंग्रेज़ों की एक उपाधि थी जो विजय चंद को दी गई थी। इसके साथ साथ विजय चंद को एक और उपाधि दी गई थी, मेजर की मानक उपाधि। कौन सी उपाधि, मेजर की मानक उपाधि। और ये भी किसको दी गई थी, विजय चंद को दी गई थी। ध्यान रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कुछ अन्य किले की जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और जिनका संबंध बिलासपुर से है, वो है कुछ इस प्रकार से अजमेर किला। जो अजमेर किला है ये आपका नालागढ़ की सीमा पर स्थित है और इसको अजमेर चंद ने बनाया था। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए एक और किला है जिसका नाम है हिंडूर किला। जो हिंडूर किला है इसको कहीं ये मत कर देना कि ये नालागढ़ में स्थित है या ये सोलन में स्थित है, ऐसा नहीं करना है। आपने ध्यान रखना है जो हिंडूर किला है ये आपका सोलन और बिलासपुर की सीमा पर स्थित है और इसकी स्थापना कल्याण चंद ने 1630 ईस्वी में की थी। जब हम बात करते हैं बिलासपुर की तो हम बिलासपुर के कोट कैलूर किले को कैसे भूल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जो कोट कैलूर किला है ये बीरचंद द्वारा बनाया गया है। अंत में बात करते हैं नैना देवी किला। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नैना देवी किला है ये कहाँ पर स्थित है। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। कुटलैर राज्यों की राजधानी थी तलहटी, पपरोला, कोट कैलूर और चौकी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोट कैलूर। अब बात करते हैं कुटलैर रियासत की। वर्तमान में जो कुटलैर रियासत है ये आपकी ऊना जिले के अंतर्गत पड़ती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ऊना है ना जी, ये दो रियासतों को मिलाकर बना है, एक कुटलैर रियासत और दूसरी आपकी जसवां रियासत। और इससे पहले जो कुटलैर रियासत है ये आपकी कांगड़ा का हिस्सा थी। अब यहाँ पर समझते हैं, अगर प्रश्न कभी आपसे पूछा जाए कि कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी तो आपने उत्तर देना है कुटलैर रियासत, ठीक है ना। और जो कुटलैर रियासत है इसकी स्थापना एक ब्राह्मण ने की थी जिसका नाम है जसपाल। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं जो कुटलैर रियासत है इसकी जो राजधानी रही है वो रही है कोट कैलूर। जैसे मैंने इससे पहले बताया कि कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत कुटलैर रियासत थी। अब यहाँ पर समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत और सबसे पुरानी रियासत त्रिगर्त को कहते हैं। दूसरे नंबर की सबसे पुरानी रियासत कुलूत है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी तो आपने उत्तर देना है रितेश रियासत। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। भारत पाक शिमला समझौता कहाँ पर संपन्न हुआ था। आपके पास ऑप्शन है वारनसकोट, पीटरहॉफ, बालूगंज, द रिट्रीट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वारनसकोट। अब यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा जो भारत पाक शिमला समझौता है ये किस किस के बीच में हुआ था। सीधा मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत की तरफ से इसमें भाग लिया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने और पाकिस्तान की तरफ से भाग लिया था जुल्फिकार अली भुट्टो ने। तो इतना हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए जो भारत पाक शिमला समझौता है इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित करना। इसके साथ हमें यह पता होना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के बीच में मुख्य तौर पर कितने वॉर हुए थे, कितने युद्ध हुए थे। तो आपने उत्तर देना है 3 युद्ध। कब कब, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल युद्ध। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं। अगर मैं आगे जाने से पहले थोड़ा सा वारनसकोट के बारे में बताऊं आपको। 1992 में गवर्नर का जो निवास स्थान था जिसका नाम पीटरहॉफ था, पीटरहॉफ से बदलकर गवर्नर का निवास स्थान वारनसकोट को किया गया। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए वारनसकोट के बारे में कि जो वारनसकोट को पंजाब के लेफ्टिनेंट का आवास गृह भी बनाया गया। अब प्रश्न उठता कि कब बनाया गया तो आपने उत्तर देना है 1879 में। यहीं पर बात करते हैं पीटरहॉफ की। ऑप्शन बी देखिए, पीटरहॉफ अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है।
कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के मुकदमे की सुनवाई शिमला के किस भवन में हुई? तो आपने उत्तर देना है पीटरहॉफ में। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए पंजाब का हाई कोर्ट चंडीगढ़ स्थानांतरण से पहले शिमला में किस भवन में था? तब भी आपने उत्तर देना है पीटरहॉफ में। जब हम शिमला की बात करते हैं तो हम गेटी थिएटर को कैसे भूल सकते हैं, रोथली कैंसिल को कैसे भूल सकते हैं और कैनेडी हाउस को कैसे भूल सकते हैं। अगर हम बात करें गेटी थिएटर की, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी और रोथली कैंसिल एक ऐसा स्थान है जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने का विचार ए.ओ. ह्यूम को 1883 में आया था। अंत में बात करते हैं कैनेडी हाउस की। ध्यान दीजिएगा, जो कैनेडी हाउस है इसका निर्माण 1823 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न से संबंधित हमें इतनी सी चीज़ों का पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? आप पास ऑप्शन है 1939, 1923, 1936 और 1942। इसका सही उत्तर है 1939, ऑप्शन ए। हो सकता है अगले एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाए कि जो सिरमौर प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपने उत्तर देना है चौधरी शेरजंग ने। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जब आप सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की बात करते हैं जो 1939 में हुआ, यहीं पर हमें एक चीज़ और समझ आनी चाहिए कि 1939 में धामी गोली कांड हुआ था, 1937 में प्रेम प्रचारिणी की स्थापना हुई थी और 1942 में पझौता आंदोलन की स्थापना हुई थी और 1949 में सुकेत सत्याग्रह की स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ हमें ये इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। 1948 में स्थापित हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की अध्यक्षता किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है वाई.एस. परमार, रामलाल भास्कर नंद और शिवानंद रमौल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिवानंद रमौल। यहाँ पर आपके साथ एक बात साझा करना चाहूँगा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगती है। अगर आप मेरे साथ HPGK को बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए। सबसे पहले आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा, तत्पश्चात आपको 2 डेमो क्लासेस दी जाएगी। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको पार्थ एकेडमी के साथ कंटिन्यू स्टडी करनी है या नहीं। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। रिवाल्सर किसका जन्म स्थल है? आप पास ऑप्शन है राजा परीक्षित, हिडिंबा, गुरु गोविंद सिंह, पद्म संभव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पद्म संभव। ध्यान दीजिएगा, जब हम रिवाल्सर की बात करते हैं तो हम रिवाल्सर झील को कैसे भूल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस झील के चारों ओर एक मेला लगता है जिसका नाम है छेशु मेला। इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए जो रिवाल्सर एकमात्र हिमाचल प्रदेश का ऐसा स्थान है जहां पर 3 धर्मों का संबंध है। सबसे पहले समझते हैं पद्म संभव के बारे में। जो पद्म संभव है यहां पर इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। अगर हम बात करें लोमश ऋषि का संबंध हिंदू धर्म से है। अगर हम अंत में बात करें गुरु गोविंद सिंह जी का संबंध सिख धर्म से है। इन तीनों धर्मों के मंदिर यहाँ पर अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, जो रिवाल्सर है इसको पद्मांचल भी कहते हैं या पद्म का प्रदेश भी कहते हैं। साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए, जैसे मैंने इससे पहले बताया, जो छेशु मेला लगता है यहाँ पर, यह पद्म संभव के जन्म दिवस के दिन लगता है। सीधा सा मतलब है पद्म संभव का जो जन्म हुआ है ये 13 अप्रैल को हुआ है। इसी कारण जो छेशु मेला है ये भी 13 अप्रैल से आरंभ होता है। इसके साथ साथ हमें अवगत होना चाहिए कि जो रिवाल्सर है इसको तैरते हुए टापू की झील भी कहते हैं। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में अवगत होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। बगलामुखी का मंदिर किसके समीप स्थित है? आपके पास ऑप्शन है देरा, ऊना, अर्की और नाहन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देरा। ध्यान दीजिए, जो देरा है ये आपका कांगड़ा में पड़ता है। अगर हम ऊना की बात करते हैं, ऊना तो कांगड़ा में नहीं पड़ता है, अर्की आपका सोलन में पड़ता है और नाहन आपका सिरमौर में पड़ता है। तो इसका सीधा उत्तर होगा ऑप्शन ए, देहरा में। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। गद्दी होते हैं एक विवाही, बहुविवाही, बहुपति का इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक विवाही। ध्यान दीजिएगा, जो ये गद्दी है ये एक जनजाति है जो
चंबा जिले के अंतर्गत पांगी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बहु विवाह, अगर ध्यान दीजिएगा बहुपति विवाह तब आपने उत्तर देना है किन्नौर। अगर पूछे बहुपत्नी विवाह तब आपने उत्तर देना है लाहौल स्पीति। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकला की अर्की शैली किस रियासती राज्य में समृद्ध हुई? आपके पास ऑप्शन है बंजी, भगत, जुब्बल और भागल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भागल। और जो ये भागल है ये आपका सोलन के अंतर्गत पड़ता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है कांगड़ा, सोलन, मंडी और कुल्लू। इसका सही उत्तर है मंडी। ध्यान दीजिएगा मंडी का वो कौन सा स्थान है, वो कौन सी जगह है, वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर नमक की खानें पाई जाती है या पाई गई है? तो आपका उत्तर होना चाहिए गुम्मा और द्रंग नामक स्थान। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि जो आपका गुम्मा और द्रंग नामक नमक की खाने हैं, इस पर कुल्लू के किस राजा ने अधिकार किया था? तो आपने उत्तर देना है राजा मानसिंह ने। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है सोलन, मंडी, लाहौल स्पीति और कुल्लू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुल्लू। ध्यान दीजिएगा जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब प्रश्न बनता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को नेशनल पार्क की संज्ञा कब दी गई? तो आपने उत्तर देना है 1999 में। जब हम 1999 को याद करते हैं तो हम 2014 को कैसे भूल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसको 2014 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में जो शिमला कालका रेलवे लाइन है इसको भी यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2008 में अंकित किया। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो आपने उत्तर देना है 1991 में। ऑप्शन बी देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझते जो नाथपा जाखड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये किस जिले में है? तो ध्यान देना है अगर आपको ऑप्शन में आए शिमला तो उत्तर होगा शिमला। ध्यान दीजिए जो नाथपा जाखड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये शिमला जिले में है और जो नाथपा जाखड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो डैम है ये आपका किन्नौर जिले में है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होना चाहिए शिमला जिले में। यहाँ पर कुछ और बिंदुओं पर बात करते हैं, जो नाथपा जाखड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये आपका सतलुज नदी पर बना हाइड्रो प्रोजेक्ट है और इसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? तो आपने उत्तर देना है SJVNL। अब इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए जो नाथपा जाखड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट को कितना शेयर देता है? तो आपने उत्तर देना है 25% शेयर, ठीक है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, रोहतांग से, शिपकी से, मकोड़ी जोत से, निम्न में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिपकी से। ध्यान दीजिए शिपकी एक दर्रा है और साथ साथ में शिपकी एक चोटी भी है और जिसकी ऊंचाई 6608 मीटर है और यहाँ से आपकी सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए जो रोहतांग दर्रा है ये कुल्लू में है और यहाँ से आपकी ब्यास नदी निकलती है और रोहतांग दर्रा की हाइट आपकी 3978 मीटर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर मकोड़ी दर्रा की, मकोड़ी दर्रा कांगड़ा में है और इसकी ऊंचाई 5190 मीटर है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश में लाल नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। अब बात करते हैं सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपका पास ऑप्शन है लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर और मंडी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। जब हम सूरजताल की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा सूरजताल को सन लेक के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा जो सूरजताल झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है जिसकी लंबाई 4880 मीटर आंकी गई है। अब ध्यान देना है जो सूरजताल झील है इसके लिए जो पानी आता है ये आपका भागा ग्लेशियर से आता है और सूरजताल झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है भागा नदी और वो भागा नदी भागा घाटी का निर्माण करती है।
इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी, 15 अप्रैल, 1 सितंबर और 1 नवंबर को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ है वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ है। इसमें हिमाचल प्रदेश में उस दौरान 4 जिले थे जो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन की, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर हम पूरी डेट बोलें तो 25 जनवरी 1971। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश को विशाल हिमाचल प्रदेश के नाम पर दर्ज किया गया था। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धर्मशाला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो आपने उत्तर देना है धर्मशाला। अगर पूछे भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो आपने उत्तर देना है मनसिनराम। कहाँ पर है ये? मेघालय में। और याद रखना, मेघालय को बादलों का देश भी कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर मनसिनराम ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन में ज़रूर आपका चेरापूंजी होगा। चाहे ऑप्शन में मनसिनराम आया होगा तब उत्तर मनसिनराम होगा, चेरापूंजी आया होगा तब भी चेरापूंजी उत्तर होगा। ठीक है, ये तो बात हुई सर्वाधिक वर्षा की। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे कम वर्षा हिमाचल प्रदेश में कहाँ होती है, तो आपने उत्तर देना है स्पीति में। अगर पूछे भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आपने उत्तर देना है लेह में। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। निम्न में से कौन सा जिला नए हिमाचल प्रदेश में नहीं आता है? आपके पास ऑप्शन है चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और कांगड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंबा। ध्यान दीजिएगा, आप कैसे बताओगे कि ये ओल्ड हिमाचल में आता है या ये न्यू हिमाचल में आता है? ध्यान दो, आपने यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से याद करना है। एक सीधा सा मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। 1960 से पहले जितने भी हिमाचल प्रदेश के जिले बने हैं वो सभी जिले ओल्ड हिमाचल के अंतर्गत आएंगे। जैसे 1960 में आपका किन्नौर बना, ओल्ड हिमाचल में आता है। 1954 में 1954 में आपका बिलासपुर बना, ये भी ओल्ड हिमाचल में आता है। और 1948 में 4 जिले बने जिसमें से सिरमौर, चंबा, मंडी और महासू, ये भी आपका ओल्ड हिमाचल के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बात करूं 1960 के बाद के जिले, जैसे शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और सोलन, ये सभी जिले आपके न्यू हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। नैना देवी पहाड़ियाँ स्थित है, आपके पास ऑप्शन है बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना। आपने मुझे बताना है कि नैना देवी मंदिर जिस प्रकार बिलासपुर में है, ठीक उसी प्रकार आप बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे कि नैना देवी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो सच में अच्छी लगी तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय हिमाचल।